हेलो, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सब? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पार्ट 1 में ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। चलिए पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप लोगों के जुडिशरी एग्जाम्स ऑलरेडी आपके रेडी हो चुके हैं और एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी है। तो चलिए लेट्स बिगिन। जस्ट अ मोमेंट। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 2। आई एम एडवोकेट पीयू रत्नानी। नमस्ते सभी जन को, वेलकम। ये देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज, ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये चेक। जैसे कि हम जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ते हैं तो यही सब तो है, बाकी और है ही क्या? प्रोमिसरी नोट। मेरे क्लासेस है लीगल लॉ एंड टाइग्रेस लॉ क्लासेस। वेलकम एवरीवन। मैं एक्चुअली 7:30 इवनिंग में सीपीसी की क्लास सिखाती हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 100% जो मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो जाइए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि 138 की कंप्लेंट ड्राफ्ट कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आपको ये बेस पता होगा ना तो सारी के सारे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। वैसे तो देखिए मैंने सब अपने ही केस का लिया हुआ है। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फिर जो भी आपका ये रहेगा, आप जो भी स्टेट के हैं, जो भी सिटी के हैं, वो सिटी का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्रिमिनल केस नंबर, ये 2017 का केस है। आपका जो भी ईयर का होगा वो ईयर का ले लीजिएगा आप। ठीक है, सो एंड सो पार्टी थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का जिक्र मैं हमेशा करती हूँ। पीओए, जो कि इसके जगह पे मिस्टर जो भी है वो केस में अपीयर होंगे। ठीक है, यानी कि ये जो मिसेस है वो केस में नहीं आएंगी। एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्सेस, जिसके अगेंस्ट में हमें केस करना है। नेम ऑफ द पार्टी आपके सामने है। इसको कंप्लेनेंट करते हैं, इसको अक्यूज कहते हैं। ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, देख लीजिए। 420। अब मैंने 420 किस वजह से लगाया है ये मैं आपको आगे रिवील कर दूंगी। ठीक है, मे इट प्लीज योर ऑनर द ऑनरेबल द कंप्लेनेंट अबाउ नेम मोस्ट रिस्पेक्टिवली सबमिट्स एज अंडर। ये हमारा मेजर, जब हम कंप्लेन को स्टार्ट करते हैं तो ये तो सब मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको ये सब लेना है। तो वैसे भी आप जो भी ऑफेंस है, जो भी कंप्लेन है, या जो भी आपकी प्लेंट वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो हेडिंग है वो चेंज हो जाएगा। वैसे हम 138 को देख रहे हैं तो फोकस कर दिए। The complainant submits that she is having a family and friendly relation with the accused. The present complaint is being filed through the husband of the complainant, so and so, who is a power of attorney holder. और आपको ये पैराग्राफ में लिखना पड़ता है, दिस इज अ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अगर आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, ठीक है, इंट्रोड्यूस ही नहीं किया तो आप आगे क्या बताएंगे? फिर अक्यूज ने आपको अप्रोच किया लोन के लिए 90,000। ठीक है, उसकी पर्सनल डिफिकल्टी थी, उसके शब्दों को बिलीव करके हमने उसको 90,000 रुपए का लोन दे दिया। कब डेट देख लिया आपके सामने है। और इशूड अ चेक ऑफ रुपीज 90,000। तो अक्यूज ने आपको चेक इशू कर दिया 90,000 का। ठीक है, द कंप्लेनेंट सबमिटेड द चेक सो इशूड इन डिस्चार्ज ऑफ अ लाइबिलिटी। दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। ये तो इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं डाला आपने तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे द कंप्लेनेंट सबमिट्स द सेट चेक वाज प्रेजेंटेड बाय हर इन हर अकाउंट। जो भी कंप्लेनेंट बैंक है, यहाँ पे कंप्लेनेंट की बैंक आएगी, उसके बैंक अकाउंट के डिटेल्स आएंगे। वॉट एवर द रीजन, यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट स्टॉप भी हो सकता है, फंड्स इनसफिशिएंट भी हो सकता है। ठीक है, एनी रीजन जो कि होगी। ठीक है, चलिए। बाय द ड्रॉअर ऑफ द सेट वाज रिटर्न टू द कंप्लेनेंट ऑन और अबाउट, यानी कंप्लेनेंट को वापस आया ये चेक ऑन और अबाउट। आप मेमो का डेट देखेंगे, मेमो को भी चेक करेंगे आप। ठीक है, रिटर्न टू दी कंप्लेनेंट, यानी कि आप वो चेक करेंगे कि कब आपको चेक वापस मिला है। बैंक की तरफ से भी लेट होता है, ऐसे नहीं समझ सकते। द कंप्लेनेंट सबमिट thereafter ही इशूड नोटिस, नोटिस डेटेड रजिस्टर्ड एडी के थ्रू गया है इन स्पाइट ऑफ द रिटिस ऑफ, और ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, आपको कंपलसरी नोटिस देने का है। अगर आपने ये प्रोविजन को बाईपास कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको 138 के प्रोविजन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चलिए फर्दर बढ़ते थे। कंप्लेनेंट सबमिट, अब मैंने कहा था ना 420 जो मैं रिवील करूंगी, तो अगर ये पैराग्राफ आपकी 420 की नहीं होगी तो 420 अट्रैक्ट नहीं होगा। Induced, this are the words amount by falsely representing when the presented by है intentionally
maliciously stop the payment. Had the complainant know the intention, she would have not parted with the huge amount. Appears right from the beginning. Cheat the complainant, cause wrongful loss. ये मेंशन करता है कमिट अंडर सेक्शन 420. तो ये पैराग्राफ जो है, आपको अगर 420 के इंग्रेडिएंट्स बिठाने हैं तो इसको बिठा के आप 420 को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं. इसके बाद में जुरिस्डिक्शन. ठीक है, दिस इज द मेन. अगर जुरिस्डिक्शन ही नहीं होगी तो आपका केस कैसे चलेगा. ठीक है. उसके बाद में कंप्लेनेंट हैज रिसीव, जिसको अपन कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं. मैं हमेशा बताती हूँ, विदाउट कॉज ऑफ एक्शन आपकी कंप्लेन जो हो सकती है वो डिसमिस हो सकती है इस ग्राउंड पे. ठीक है. रजिस्टर्ड एडी 15 दिन का टाइम दिया जाता है और 45 डेज का जो पीरियड है वेल विद इन लिमिटेशन के अंदर आपको फाइल करना है. 45 डेज. ओके. अगर आपने 46 डे भी कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो ये हो जाएगी. तो 1 डे का डिले फाइल करना पड़ेगा और डिले के साथ में आपको ये कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी. ठीक है. तो ऑनरेबल कोर्ट प्लीज टू इशू प्रोसेस के लिए तो आप जाते हैं आगे 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एंड 420 डील. हो सकता है 138 में आपका इशू प्रोसेस हो जाए, 420 में ना भी हो जाए, डिपेंड्स आपका कैसा कंप्लेन है. ठीक है. Convicted for the fine incurred, the complainant be given a sufficient amount of compensation, pass any order in the interest of justice. ठीक है. अब लिस्ट ऑफ विटनेस आ जाता है. इसके बाद में आप जो दोनों बैंक्स होगी, कंप्लेनेंट की बैंक, अक्यूज की बैंक और एनी अदर विटनेस है, काइंडली समन, जब जब जरूरत पड़ेगी आप विटनेस को बुला सकते हो. तो ये विटनेस लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है और इसी के साथ में आपकी कंप्लेन आपके सामने है. चलिए सेक्शन नंबर 27 पे आ जाते हैं, जो कि पार्ट 1 में ऑलरेडी 26 तक कंप्लीट कर चुकी हूँ. 27 पे आ जाते हैं. एवरी पर्सन केपेबल ऑफ बाइंडिंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय अ मेंशन इन द सेक्शन 26 बाइंड हिमसेल्फ बी बाउंड ड्यूटली ऑथराइज एजेंट. अब देखो, अब क्या होता है ना, जैसे हमने पावर ऑफ अटॉर्नी देखा तो यहाँ पर 27 में जो एजेंट आप अपॉइंट करते हो एज पर सेक्शन 26, तो वो बाइंड ओवर करता है कि एजेंट को अपना नाम डाल के जो भी डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है, यानी कि बिल्स है, एंडोर्समेंट है, जो भी चीज है, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बाइंड करता है उसके प्रिंसिपल को. आपको तो पता है ना कि जो भी चीज होती है वो प्रिंसिपल पे बाइंडिंग हो जाती है, क्योंकि ये अथॉरिटी लेता है. कौन अथॉरिटी लेता है? हमारा एजेंट. ओके. एज द एजेंट टेक्स ओवर द अथॉरिटी. 1 मिनट. ओके. चलिए फर्दर बढ़ते हैं. लाइबिलिटी ऑफ साइनिंग एजेंट. देखो, एजेंट साइन करता है ना, एन एजेंट हु साइंस द नेम ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक विदाउट इंडिकेटिंग दैट ही signs as an agent or he does not intend thereby to incur the personal responsibility personally on the instrument except who induce him to sign upon the belief that the principal only would be held liable. यानी कि उसे जो एजेंट है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन करता है, जो कि बीओई हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर चेक हो सकता है, या फिर प्रोमिसरी नोट हो सकता है. ठीक है, प्रोमिसरी नोट हो सकता है. तो अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ये साइन करता है और उसके बाद में वो पर्सनल लायबिलिटी लेने के लिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा ना, यानी कि उसको किसने इंड्यूस किया था, किसने मजबूर किया था साइन करने के लिए, तो ये प्रिंसिपल ही होगा जो हेल्ड लायबल होगा, क्योंकि एजेंट तो प्रिंसिपल की जगह पे ही साइन करता है ना. तो वैसे ही कहा गया. तो लीगल लायबिलिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइनिंग. नाउ लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जब कोई भी लीगली रिप्रेजेंट करता है, जो साइन करता है, सेम बात कही गई, अनलेस द लिमिटेड लायबिलिटी टू एक्सटेंड द एसेट्स रिसीव फ्रॉम. देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब कोई भी किसी की एक्सपायर हो जाता है, कोई भी पर्सन एक्सपायर हो जाता है, समझो फादर एक्सपायर हो गया तो उसकी जो वाइफ होगी, या हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो उसकी वाइफ होगी, उसके चिल्ड्रन होंगे, वो होंगे लीगल रिप्रेजेंट. तो इनमें से अगर कोई साइन करता है तो लायबिलिटी एक्सटेंड करेगी जो एसेट्स उसने रिसीव किए गए हैं. ठीक है. लायबिलिटी ऑफ अ ड्रॉ. देखो, मैं हमेशा कहती हूँ ड्रॉर और ड्रॉई कौन है. द ड्रॉर ऑफ द बिल इज एक्सचेंज द चेक इज बाउंड इन केस ऑफ ड्रॉई और एक्सेप्टर. ड्रॉई भी कहते हैं, एक्सेप्टर भी कहते हैं, टू कंपनसेट द होल्डर फॉर द नोटिस ऑफ डिसऑनर गिवन टू द रिसीव बाय द ड्रॉर और हियरिन प्रोवाइडेड. देखो, ड्रॉर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज अ ड्रॉर, द ड्रॉर ऑफ द बिल, है ना. तो वही है. Liability of a drawee. A drawee of a checks having a sufficient funds of the drawer in his hands properly applicable to the payment of such check must pay the check duly required in default of the payment to compensate the drawer for the loss or damage in default. अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ड्रॉई को कंपनसेशन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ड्रॉई ने क्या किया है? पैसा लिया है, सफिशिएंट फंड्स है उसके अकाउंट में, तो जो भी पेमेंट होगी, जो भी चेक का रिक्वायरमेंट होगा, अगर वो डिफॉल्ट करता है
तो उसको कंपनसेट करके देना पड़ेगा जो भी डिफॉल्ट किया है, जो भी लॉस या जो भी डैमेज हुआ है। ठीक है। लायबिलिटी ऑफ अ मेकर ऑफ अ नोट ऑफ एक्सेप्टर ऑफ अ बिल। अब एक्सेप्टर की बात की जा रही है, तो एक्सेप्टर ने हमने क्या देखा, ड्रॉई और एक्सेप्टर कह रहे हैं हम लोग। इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंट है तो जो मेकर है प्रोमिसरी नोट का और एक्सेप्टर बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर बाउंड टू पे द अमाउंट एट मेच्योरिटी, यानी कि जो भी मेच्योरिटी डेट है कि आपको अगर ये डेट तय गई है तो इसी डेट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होगी, वरना आप तो गए काम से। ठीक है। According to the apparent tenure of the note, the respectively, the acceptor of a bill of exchange after the maturity is bound to pay the amount thereof to the holder on demand। जो भी होल्डर है ऑन डिमांड उसको बोलेगा कि अभी तू पेमेंट दे दे भैया। तो इन डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट, अगर वो डिफॉल्ट करता है, मेकर होने दीजिए, एक्सेप्टर इज बाउंड टू कंपनसेट, यानी उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, किसी लिए, जो भी डैमेज हुआ है उसके डिफॉल्ट की वजह से। ओके। द डिफॉल्ट कॉस्ट टू हिम, उसको जो भी डिफॉल्ट हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, उसको भर के देना पड़ेगा पैसा। ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने पैसे लेने के टाइम तो ले लिए, जब देने का टाइम आया, जब मेच्योरिटी टाइम आ गया, जो पीरियड आ गया, उस समय अगर आप चुप बैठते हो तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फिर जो भी कंपनसेशन होगा, जो भी लॉस होगा, वो तो आप ही को भर के देना पड़ेगा। ओनली ड्रॉई और एक्सेप्टर कैन बी इन नीड ऑफ एन ऑनर। नो पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉई ऑफ द बिल एक्सचेंज और सम और सेवरल ड्रॉइज, एक ड्रॉ नहीं, एक ड्रॉइज भी हो सकते हैं, है ना। तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड और एक्सेप्टर ऑनर कैन बाइंड हिमसेल्फ फॉर बाय एन एक्सेप्टेंस। ओनली द ड्रॉई कैन बी एन एक्सेप्टर। ठीक है। मैंने जैसे कहा ड्रॉई और एक्सेप्टर एक ही हो सकता है। एक्सेप्ट इन नीड फॉर ऑनर, उनको ऑनर ही करना है। चेक अगर देते हैं तो ऑनर करने के लिए देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि तुम पैसे के लेने के टाइम पे लेके जाओ और जब आपकी हमारी नीड आती है तब खत्म कर दी जाती है, तो ये बाइंड करता है। ठीक है। एक्सेप्टेंस बाय अ सर्वर ड्रॉइज नॉट पार्टनर्स ना, यहाँ पे ड्रॉइज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज वो नॉट पार्टनर्स, यानी कि उनकी पार्टनरशिप बिजनेस ही नहीं है। ठीक है। उनकी पार्टनरशिप बिजनेस ही है, जो पार्टनर्स ही नहीं है। ईच ऑफ देम कैन एक्सेप्ट इट हिमसेल्फ, अगर वो पार्टनर्स नहीं है तो एक एक जना एक्सेप्ट कर सकता है। एंड कैन एक्सेप्ट अनदर विद दिस अथॉरिटी, अगर कोई पर्सन है जो किसी और का एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसके केस में क्या होगा, उससे अथॉरिटी लेके विदाउट हिज अथॉरिटी कैन एक्सेप्ट इट फॉर अनदर विदाउट हिज, यानी बिना उसके अथॉरिटी के भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। क्योंकि एक्सेप्टेंस पे सर्वल ड्रॉइज, यहाँ पे सर्वल ड्रॉइज है। ठीक है। एक नहीं, काफी ड्रॉइज है जो कि पार्टनर्स नहीं है। ठीक है। Now, liability of an endorser. Now, what do you mean by liability of an endorser? देखो, in the absence of a contract, in the absence of a contract, contrary, whoever endorses and delivers a negotiable instrument before the maturity without, just a moment, huh? Without and such endorsement expressly excluding, just a moment. चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, expressly conditional of its bound therefore subsequent in case of dishonor by the drawee acceptor or maker to compensate the holder for any loss caused to him provided due dishonor has been given to receive by such endorser. Every endorser after the dishonor is liable pay to the instrument of demand। अब endorser का मतलब क्या होता है, what do you mean by endorser, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि endorser का मतलब क्या होता है ना। अगर एंडोसर का मतलब नहीं पता है तो फायदा क्या है। ठीक है। एंडोसर का मतलब होता है प्रचारक। ठीक है। अगर अपन एंडोसर इन इंग्लिश, इफ यू नो व्हाट इज एंडोसर, द एंडोसर इज द पर्सन हु एंडोर्स द बिल। ठीक है। एंडोसर इज द पर्सन हु एंडोर्स द बिल। आ रही है बात समझ में। चलिए, लाइबिलिटी ऑफ अ प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब लाइबिलिटी प्रायर इन ड्यू कोर्स को लेकर हमने आगे वाले सेक्शन में भी पढ़ा था, होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में। कौन से सेक्शन में पढ़ा था मुझे कमेंट में बताइए। एवरी पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स अंटिल द इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली सेटिस्फाइड। जब तक इंस्ट्रूमेंट ड्यूली सेटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है, जब तक इंस्ट्रूमेंट ड्यूली सेटिस्फाइड नहीं होता, तो जो पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो कोई चेक है, ठीक है, उसकी कोई प्रायर पार्टीज है, प्रायर पार्टीज है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लायबल है, यानी पैसे देने के लिए लायबल है, तो वो इंस्ट्रूमेंट तब तक ड्यूली सेटिस्फाइड हो जाएगा जब वो प्रायर पार्टी पेमेंट कर देगी, है ना। मेकर ड्रॉर एंड एक्सेप्टर प्रिंसिपल। द मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट
or check the drawer of a bill of exchange until acceptance, the acceptor are in the absence of a contract to the contrary, respectively liable thereon, as a principal debtors and other parties thereto are liable thereon to the sureties for the maker, drawer or acceptor as the case may be. देखो यहाँ पर जो मेकर होता है, जो प्रोमिसरी नोट का मेकर है, किसका मेकर है? प्रोमिसरी नोट का, या चेक का मेकर है, जिसने चेक बना के दिया है। ठीक है, किसने? जो ड्रॉई है, जिसने आपको चेक बना के दिया है, जो प्रोमिसरी नोट है, जिसको मेकर भी कहते हैं। ठीक है, द ड्रॉर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज अंटिल एक्सेप्टेंस, द ड्रॉर जो है, ड्रॉर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉ इज द पर्सन। ठीक है, चलो, द एक्सेप्टर ऑफ द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर एब्सेंट है कॉन्ट्रैक्ट, तो रिस्पेक्टिवली जो प्रिंसिपल डेटर्स होंगे वो या अदर पार्टीज होंगी, वो लायबल होंगी एज द श्योरिटीज ऑफ द मेकर। आपको पता है कि जब भी आप कोई भी लोन निकालने जाते हो तो श्योरिटीज होते हैं, है ना? तो श्योरिटी क्या करता है? आपको वो लोन को एसेंट देता है, किधर ना किधर आपको हामी भरता है उसके अंदर। ठीक है, उसमें हामी भर के आपको कहता है कि चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रायर पार्टी ऑफ अ प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट पार्टी, as between the parties so liable as sureties, each person, each party, prior in the absence of a contract to the contrary, also liable thereon a principal debtor in respect of subsequent party। यानी कि देखिए, ए ने ड्रॉ किया बिल पेबल ऑन हिज ओन ऑर्डर ऑन बी। ठीक है, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, वो एक्सेप्ट कर रहा है। ए ने क्या किया, बाद में जाकर एंडोर्स किया द बिल टू सी, बाद में उसने एंडोर्स किया बिल सी को, तो सी ने टू डी को, सी ने डी को किया और डी ने ई को किया। तो बिटवीन ए एंड बी, बी जो है इज अ प्रिंसिपल डेटर, मार्क कर लीजिए, और ए सी एंड डी आर श्योरिटीज, ये उनकी श्योरिटीज है, क्योंकि बिटवीन ई एंड ए इज द प्रिंसिपल डेटर, सी और डी क्या हो जाते हैं? उनके श्योरिटीज हो जाते हैं। ठीक है, एज बिटवीन ई एंड सी, तो यहां पर कौन हो जाएगा? सी इज द प्रिंसिपल डेटर एंड डी इज उसका श्योरिटी हो जाएगा। बस आपको इतना ही समझने का है। ये आप समझ के कि प्रिंसिपल और डेटर के बीच में कैसे रिलेशनशिप होता है, श्योरिटी कौन होता है, तो क्लियर कट आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन तो बहुत बेसिक इलस्ट्रेशन था। श्योरिटीशिप, श्योरिटीशिप क्या होता है? When the holder of an accepted exchange enters into a contract with an acceptor, जो कि अंडर सेक्शन 134 ऑफ 135 हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देख के आए हैं, वो discharges other parties, the holder may expressly reserve the right to charge the other parties in case they are not discharged। अब श्योरिटीशिप क्या होती है? आपको पता है ना कि जब भी हमें श्योरिटी की जरूरत पड़ती है, देखो कहीं ना कहीं आपको गारंटर तो चाहिए ना, श्योरिटी तो चाहिए ना। अगर वो नहीं है तो आपको कौन मदद करेगा? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपको बैलेंसिंग में ये सब करना ही पड़ता है। कोई भी एक एग्रीमेंट होती है जो बाइंड करती है वन सेल्फ, है ना? जो भी होल हो सकती है, पार्ट में हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी डिफॉल्ट हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो ऑब्लिगेशन किसके ऊपर हो जाती है? वो दूसरे के ऊपर हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है? ऑब्लिगेशन हो जाती है। ठीक है, किसके ऊपर? सामने वाले के ऊपर, क्योंकि ये उसका गारंटर रुकता है ना कहीं ना कहीं। ठीक है, तो श्योरिटी से का मतलब होता है, मैं अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये है फाइनेंशियल गारंटी। ठीक है, श्योरिटीशिप इज अ फाइनेंशियल गारंटी। अब देखो कहीं ना कहीं आप लोग साइन करते हो तो गारंटर से तो साइन लेते हैं ना। आजकल तो ऐसे हो गया कि उनकी सैलरी भी अटैच कर दी जाती है, बराबर? तो वही बात यहाँ पे है। चलिए, डिस्चार्ज ऑफ एंडोसर्स लाइबिलिटी, मैंने जैसे आपको बता दिया कि एंडोसर कौन होता है, तो यहाँ पे बता देती हूँ कि जब कोई होल्डर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, विदाउट द कंसेंट ऑफ द एंडोसर, destroys or impairs the endorser's remedy against the prior party, the endorser is discharged from the liability to the holder to same extent had been made paid by the maturity। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि A is a holder of a bill of exchange made payable to the order of B which contains the following endorsement। अब यहाँ पे फर्स्ट एंडोर्समेंट, सेकेंड एंडोर्समेंट और थर्ड एंडोर्समेंट की बात की गई है। फर्स्ट एंडोर्समेंट में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी, सेकेंड में पीटर विलियम्स, थर्ड में एंडोर्समेंट रिट एंड कंपनी, फोर्थ में एंडोर्समेंट जॉन। ठीक है, द बिल ए एज इन द सूट अगेंस्ट द जॉन and strikes out without consent of endorsement by Peter Williams
ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकर। कैसे रिकर करेगा? क्योंकि कहीं ना देखो, यहाँ पर किसने बिल बनाया है? बिल ए पुट्स इन अ सूट अगेंस्ट, किसने? ए ने फाइल किया सूट किसके अगेंस्ट? जॉन के अगेंस्ट, और स्ट्राइक आउट कर दिया है, निकाल के बाहर कर दिया है बिना जॉन के कंसर्न के, वो एंडोर्समेंट कर दिया है बाय पीटर विलियम्स एंड राइट एंड कंपनी। तो एक कैसे एंटाइटल कर पाएगा जॉन से, जबकि उसका व्यवहार किसके साथ में हुआ है? तो यही है आपको समझने की बात यहाँ पर, ठीक है। चलिए 41 पे आते हैं। एक्सेप्ट अ बाउंड ऑल्दो एंडोर्समेंट फॉर्ज्ड। यहाँ पे अगर एंडोर्समेंट फॉर्ज्ड है, बनावटी है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया गया है कि उसके ऊपर जैसे 1000 के बदले उसके ऊपर 1 लाख रुपया कर दिया गया है, तो दिस बिकम्स फॉर्ज ना। तो एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज नॉट रिलीव फ्रॉम लाइबिलिटी बाय द रीजन टू एंडोर्समेंट इज फॉर्ज, यानी कि वो लाइबिलिटी से रिलीज नहीं हो जाएगा if he knew had a reason to believe the endorsement to be forged when the accepted, यानी कि उसको तभी पता था कि ये जब हम एक्सेप्ट किए हैं तभी वो फॉर्ज्ड है, तो वो लाइबिलिटी से कैसे बच पाएगा? बिल्कुल नहीं बच पाएगा। अब एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल इन अ फिक्शियस नेम, यानी कि कोई आर्टिफिशियल ऐसा नेम जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, दैट्स कॉल्ड एज फिक्सेशियस, जिसके बारे में अपन मालूम ही नहीं है। तो रीजन ऑफ द नेम relieved upon the liability of holder claiming under the endorsement of the same and drawee signature supporting to be the drawer। चलो, negotiable instrument made without consideration। अब कोई भी negotiable instrument act without consideration हो सकता है क्या? देखते हैं। a negotiable instrument drawn accepted और transferred without consideration, यानी without money, without पैसा, without कुछ भी, है ना, fails to create no obligation of payment between the parties to the transaction, but if any such party has transferred the instrument with or without endorsement to the holder of for consideration, तो होल्डर एवरी सब्सिक्वेंट होल्डर, जो भी पहला वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, जो भी टाइटल डिराइव करता है, मे रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन सच इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द ट्रांसफरर फॉर द कंसिडरेशन और एनी प्रायर पार्टी देटू, यानी कि इसके पहले वाली जो भी पार्टी रहेगी उससे रिकवर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी कंसिडरेशन मिसिंग है तो उसके पहले वाली पार्टी से वो लोग रिकवर करेंगे। अब जैसे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि नो पार्टी हुज अकोमोडेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट has been drawn, accepted, endorsed if he had paid to the amount, therefore thereon upon amount from any person become a party of instrument for accommodation। explanation number 2 पे आते हैं। no party to the instrument was induced, हाँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, other party to make a draw except endorse transfer same for a consideration, अगर वो ट्रांसफर करता है for the consideration which he has failed to perform in full shall recur thereon amount exceeding the value of the consideration if any which he actually paid to or perform। ठीक है, this is the explanation number 2। partial absence for a failure of a money consideration, when the consideration for which person signed a promissory note bill of exchange consisted of money was originally absent, the party subsequently fail, यानी कि क्या होता है? partial absence of failure of money consideration। partial यानी कि half of consideration की बात की जा रही है, कि जहां पर consideration जो पर्सन ने साइन किया है promissory note bill of exchange जो कि चेक है, और कंसिस्ट ऑफ उसमें क्या होगा? चेक है तो पैसा ही होगा, ओरिजिनली उसमें एबसेंट है और उसमें पार्ट में वो फेल हुआ है, तो जो भी होल्डर होगा इन रिलेशन विद द साइनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट हो, जिसने साइन किया जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा उसको रिसीव करने का पूरा पूरा हक है। तो यहाँ पर ड्रॉअर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे एग्जांपल में आ जाते हैं, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ए ड्रॉज अ बिल, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, ए ने किसके ऊपर ड्रॉ किया? बिल, कितने रुपए का? 500 का। पेबल ऑन ऑर्डर ऑफ ए, जब ऑर्डर करेगा ए तो बी एक्सेप्ट कर रहा है बिल को, तो सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है कि जो बिल है वो डिसऑनर हुआ है, तो नॉन पेमेंट की वजह से ए सूज बी, ए ने क्या किया? केस किया किसके ऊपर? बी के ऊपर फॉर द बिल, और बी प्रूव करता है कि इट वाज एक्सेप्टेड फॉर द वैल्यू ऑफ 400, यहाँ पे 500 की बात की रही है, ये बोल रहा है कि मैंने तो एक्सेप्ट किया था 400 के लिए, ठीक है, एज एन अकोमोडेशन टू द प्लेंटिफ, जो भी अकोमोडेशन यानी कि उनको घर रहने के लिए दिया रहेगा, ठीक है, एज टू रेस्ट ड्यू ए कैन करेक्टली ओनली रिकर 400 रुपया जो कि बी ने एक्सेप्ट किया है। जितना एक्सेप्ट करेंगे उससे ज्यादा तुम लगाओगे तो हम उससे बंधे हुए नहीं है। पार्शियल फेलियर ऑफ कंसिडरेशन नॉट कंसिस्टिंग मनी, पार्शियल फेलियर की बात कर रहा है, फिर से वही बात है कि जहां पर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच इज साइंड एज अ प्रोमिसरी नोट, यहाँ पे पार्ट ऑफ कंसिडरेशन की बात की जाए, पार्ट यानी कि आधा कंसिडरेशन भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है,
दो नॉट कंसिस्टिंग ऑफ मनी, उसमें अगर पैसा नहीं है, ना बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह नहीं है, तो मनी विदाउट कोलैटरल इंक्वायरी that has been failure on the part, the sum of holders standing in the immediate relationship receive a proportionately reduced. ठीक है, होल्डर्स राइट टू डुप्लीकेट लॉस्ट बिल। अब यहाँ पे आ जाते हैं 45A। इसको 45A को जो मैं आपको बताती हूँ कि जहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन लॉस्ट बिफोर, लॉस्ट है या ओवर ड्यू है, ठीक है, गुम हो चुका है, जो पर्सन हु वाज द होल्डर ऑफ इट, जो पर्सन उसका होल्डर था, मैं अप्लाई टू द ड्रॉर की मेरे से गुम हो गया है, आप मुझे अनदर बिल दे दीजिए उसी टेनियर का, गिविंग द सिक्योरिटी टू द ड्रॉर, यानी सिक्योरिटी दी जाएगी कि हमने जो भी रिक्वायर्ड होगा हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि उसको आपको ये करके देंगे, जो भी पर्सन होंगे, जो भी केस होगा और बिल का, हम जो भी लॉस्ट हुआ है अगर हमें फिर मिलता है तो हम आपको वो फिर से रिटर्न कर देंगे। इफ द ड्रॉअर का रिक्वेस्ट हो सकता है रिफ्यूज करने के लिए, तो डुप्लीकेट बिल ही में बी कॉम्प्लाइड टू डू सो। जैसे एग्जांपल ऐसे होता है ना कि अगर कोई बिल गुम हो जाता है तो उसका डुप्लीकेट कॉपी दी जाती है ना। जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपका एलसी गुम हो जाता है, लिविंग सर्टिफिकेट, तो आपको डुप्लीकेट दी जाती है ना, उससे ही काम चलता है। चलिए चैप्टर नंबर 4 नेगोशिएशन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 46। The making accepting of endorsement of a promissory note bill of exchange is completed by delivery of actual constructive। अब डिलीवरी ऑफ नेगोशिएशन की बात की जा रही है, जबकि पार्टीज जो भी है, ठीक है, जो भी पार्टी स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशनशिप में आती है, डिलीवरी ऑफ मस्ट बी मेड बाय द पार्टी मेकिंग, जो पार्टी कर रही है, एक्सेप्ट करिए, एंडोर्स करिए इंस्ट्रूमेंट जिसको ऑथराइज होगा, ठीक है। चलिए, एज बिटवीन सच पार्टीज एनी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो भी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है इन द ड्यू कोर्स मस्ट बी डिलीवर्ड कंडीशनली, कोई भी कंडीशन डाल के, स्पेशल पर्पस है तो पर्पस ऑफ ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी देयर इन द प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक पेबल टू बेरर इज अ नेगोशिएबल बाय अ डिलीवरी देयर। जो भी प्रोमिसरी नोट होता है बेरर ही होता है, कहाँ कहाँ पे ये थोड़ी होता है लिखा हुआ, तो जैसे आप चेक पे क्रॉस नहीं करते तो वो बेरर ही हो जाता है ना, तो ये बेरर डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो promissory note or bill of exchange check payable order is negotiable by the holder of endorsement। अगर होल्डर ने उसके ऊपर एंडोर्स किया है, साइन किया है, तो बस बात ही खत्म हो जाती है। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58 ऑफ promissory note बिल ऑफ एक्सचेंज चेक बेरर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय डिलीवरी देयरऑफ। अगर कोई भी प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, कोई चेक है जो डिलीवर किया जाता है कंडीशन के ऊपर, ठीक है, इट इज नॉट टू टेक एन इफेक्ट एक्सेप्ट अ सर्टेन इवेंट। अगर कोई ऐसा इफेक्ट है कि भाई कोई इवेंट सर्टेन इवेंट को लेकर है, तो वो नॉट नेगोशिएबल है, क्योंकि वहां पे इवेंट की बात होगी, मरने के बाद हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, तो ये यहाँ पे इवेंट आ जाता है ना। तो एक्सेप्ट द हैंड्स ऑफ द होल्ड नोटिस ऑफ द कंडीशन अनलेस इवेंट हैपेंस। ऐसे होता है कि जब तक इवेंट नहीं होता तब तक हम आपको नहीं देंगे, तो ये बात कहीं ना कहीं कंडीशनल हो जाती है कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसा। तो एक होल्डर है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेरर है, डिलीवर्स इट टू बी बीस एजेंट, यानी कि वो बी के एजेंट को देता है टू कीप फॉर बी, बी के लिए रखने के लिए बोलता है। द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड, यानी कि इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो गया, क्यों? क्योंकि जिस तक पहुंचाना था वहां तक पहुंच गया, है ना। द ए इज द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेरर, बेरर को देने के लिए, विच इज इन द हैंड्स ऑफ एज बैंकर, ठीक है, जबकि ए के बैंकर में है, ए का जो बैंकर होगा, जो ए की बैंक होगी, हुज एट द टाइम ऑफ बैंकर ऑफ बी, यानी कि उस टाइम पे वो बैंकर ऑफ बी का था, डायरेक्ट द बैंकर टू ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू बीस क्रेडिट इन द बैंकर्स अकाउंट विद बी, यानी कि उन्होंने डायरेक्शन दे दिया कि वो बैंकर जो को ट्रांसफर करने के लिए, जो कि इंस्ट्रूमेंट बी के क्रेडिट का है, बैंकर के अकाउंट में बी के साथ, ठीक है। द बैंकर डज सो, बैंकर करता है ऐसे, अकॉर्डिंग टू नाउ पजेस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बीस एजेंट, यानी कि इसका मतलब ये कि वो पजेस कर रहा है बी के एजेंट का। तो इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएशन, तो बी को होल्डर टू बी का हो जाएगा, होल्डर हो जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट का। चलिए, नेगोशिएशन बाय इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 58, जब 58 पे आएंगे और क्लैरिफिकेशन, पीएन बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू ऑर्डर is negotiated by the holder and delivery thereof. Conversation of endorsement in blank, endorsement in full. कॉलेज में भी पढ़ा होगा आपने। The holder of negotiable instrument endorsement in blank may without the signing his own name, बिना उसके, जिसको अपन ब्लैंक चेक भी बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, मुझे तो दे दो ब्लैंक चेक यार। By writing the above endorser's signature and the direction sign करके दिया जाता है, any other person as endorsee, कोई भी दूसरा पर्सन
कंडक्ट द एंडोर्समेंट इनटू ब्लैंक इनटू एन एंडोर्समेंट इन फुल, यानी सब भर के डिटेल्स भर के एंडोर्समेंट इन फुल। होल्डर डज नॉट देयरबाय इनकर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंडोर्सर, यानी कि होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि होल्डर ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स किया ब्लैंक, तो मे हो सकता है बिना किसी साइन के, विदाउट साइनिंग हिज ओन नेम, यानी कि बिना उसके नाम के या बिना उसके साइन के, उसके खुद के सिग्नेचर के, बाय राइटिंग द अबाउ नेम अबाउट द एंडोर्सर सिग्नेचर अ डायरेक्शन टू पे एनी अदर पर्सन एज एंडोर्सी, यानी कि डायरेक्शन देता है कि किसी और, तो कंडक्ट कन्वर्ट क्या हो जाएगा, वो एंडोर्समेंट ब्लैंक हो जाएगा और एंडोर्समेंट फुल कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि होल्डर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, किसकी, एंडोर्सर की। इफेक्ट ऑफ एंडोर्समेंट, अब इसका इफेक्ट क्या होता है, जब एंडोर्समेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फॉलोड बाय द डिलीवरी ट्रांसफर्स टू द एंडोर्सी, ठीक है, क्या एंडोर्समेंट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि बाय डिलीवरी ट्रांसफर हो रहा है, यहां से ट्रांसफर हो रहा है किसको, एंडोर्सी को, द प्रॉपर्टी देयर इन विद द राइट टू फर्दर, बट द एंडोर्समेंट में बाय एक्सप्रेस वर्ड्स रेस्ट्रिक्ट एक्सक्लूड सच राइट, may merely constitute the endorsee an agent to endorse the instrument or to receive the endorser some of the specified person। अब यहाँ पर इफेक्ट ऑफ एंडोर्समेंट का बात क्या बोल रहा है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको फॉलो किया जाता है, डिलीवरी ऑफ ट्रांसफर की बात की जा रही है, किसको, एंडोर्सी को, क्या, प्रॉपर्टी, कौन सा राइट, क्योंकि फर्दर नेगोशिएशन करना है, आगे भी करना है, एक बिल बना के नहीं स्टॉप होना है, तो यहाँ पर एंडोर्समेंट जो एक्सप्रेस कर सकता है शब्दों से, वर्ड से, या एक्सक्लूड कर रहा है कि मुझे नहीं है राइट, तो इस बेस पे जो भी एंडोर्सी होगा, एन एजेंट, ठीक है, एंडोर्सी एन एजेंट, जो एजेंट होगा वो क्या करेगा, एंडोर्स करेगा किसको, इंस्ट्रूमेंट को, किस लिए, रिसीव करने के लिए जो भी कंटेंट्स होंगे, फॉर सम अदर स्पेसिफाइड पर्सन, किसी और पर्सन के लिए, ठीक है। बी ने साइन किया द फॉलोइंग एंडोर्समेंट एंड डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेरर, किसने साइन किया, बी ने साइन किया है। पे द कंटेंट्स टू सी ओनली, यानी कि इसमें लिखा है कि जो भी कंटेंट्स होगा वो सी को पे किया जाएगा। पे सी फॉर माई यूज, ठीक है, पे सी फॉर द ऑर्डर ऑफ बी अकाउंट, अकाउंट ऑफ बी, द विद इन मस्ट बी क्रेडिटेड टू, यानी कि जो टाइम बोला गया है, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स एक्सक्लूड कर रहा है पेमेंट नेगोशिएशन सी के लिए, तो पे टू सी, ठीक है, सी को पे करना है। पे द वैल्यू ऑफ अकाउंट ऑफ ओरिएंटल बैंक, यहाँ पे बताया गया, पे द कंटेंट ऑफ सी, consideration in certain deed of assignment endorser, the endorser does not exclude the right of negotiation by C, यानी कि जो एंडोसर होगा वो एक्सक्लूड नहीं कर जाएगा, वहां से वो छूटेगा नहीं, क्योंकि उसका नेगोशिएशन सी के साथ होगा फर्दर, यानी वहीं तक की उसकी बात नहीं होगी, क्योंकि इसने एक्सक्लूड किया और फर्दर नेगोशिएशन की बात कही गई है किससे, सी के साथ में, तो सी के साथ में जो भी पे करना है, ओरिएंटल बैंक से पे करना है, असाइनमेंट करना है, जो भी पैसा पे करना है, वो अपने एंडोर्समेंट जो होगा वो एक्सक्लूड नहीं करेगा, इस बात से बचेगा नहीं फॉर फर्दर नेगोशिएशन। चलिए, हु में नेगोशिएट, कौन नेगोशिएट कर सकता है, एवरी सोल मेकर, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन, ड्रॉअर, और एंडोसी एज अ सर्वर जॉइंट मेकर, सर्वर भी हो सकते हैं, एक और एक से अधिक भी हो सकते हैं, एंडोसीज बहुत सारे भी हो सकते हैं, मे इफ नेगोशिएबली सच इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड, अगर ये इंस्ट्रूमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है तो ये एक्सक्लूड किया जा सकता है, सेक्शन नंबर 50 से आप बच के यहाँ पे आ सकते हो, सेम, ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन अनेबल्स अ मेकर और ड्रॉअर टू एंडोर्स और नेगोशिएट एन इंस्ट्रूमेंट अनलेस ही इज एन लॉफुल पोजीशन और एज अ होल्डर, अगर उसके वो पोजीशन में है और अनेबल करता है पेई को टू एंडोर्स और नेगोशिएट एन इंस्ट्रूमेंट अनलेस ही इज अ होल्डर, अगर जब तक वो होल्डर नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर, पेबल टू ए और ऑर्डर, ठीक है, ए इज ड्रॉन अ पेबल टू ए बिल, a bill is drawn, sorry, a bill is drawn payable to A or order. A endorses it to B. A ने क्या किया, endorse किया किसको, B को। The endorsement not containing the words or order, यहाँ पर ये words missing है, हा? देखो, तो any equivalent words जो है B में negotiate the instrument है, B क्या कर सकता है, negotiation कर सकता है, नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, चाहते हैं 52 पे, एंडोर्समेंट एक्सक्लूड हिज ओन लायबिलिटी और मेक्स इट कंडीशनल, जब एंडोर्सर अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड करने के लिए या कुछ कंडीशन डाल देता है, ठीक है, द एंडोर्सर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेस वर्ड एक्सक्लूड द लायबिलिटी देयरऑन, द राइट ऑफ एंडोर्सी डिपेंड अपॉन द हैपनिंग of although such event where the endorser excludes his liability afterwards the holder of instrument intermediate endorser liable to him,
जहां पर जो एंडोसर एक्सक्लूड करता है, क्या एक्सक्लूड हो रही है, उसकी लायबिलिटी एक्सक्लूड, बाद में वो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो भी इंटरमीडिएट करता है, तो एंडोसर क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। चलिए आते हैं, द एंडोसर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन नेम एडिंग द वर्ड्स विदाउट रिकोर्स, ये सब होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि अपॉन द एंडोर्समेंट अगर ऐसा कुछ है तो नो लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर एक पेई है और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो एक्सक्लूड करता है पर्सनल तो विदाउट रिकोर्स जो अपन ने यहाँ पे देखा कि जो एंडोर्समेंट है, जो एंडोसर है, ठीक है, जो एंडोर्स करता है बिल के ऊपर, ठीक है, तो वो साइन करता है, नया कुछ वर्ड्स लिखता है, कुछ ऐड करता है, तो उसको विदाउट रिकोर्स कहा जाता है। ठीक है, he transfer the instrument to B and B endorses to C, who endorses to A is not only reinstated for the former rights but the rights of an endorsee against B and C. Holder deriving title from the holder in due course. अब ड्यू कोर्स को लेकर तो हमने पहले भी आपसे पूछा है, बताया है, who derives the title from a holder in due course has a right thereon that the holder in due course. बस सिंपल सी बात है, इतना कुछ पीएचडी नहीं है इसमें। इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स इन ब्लैंक, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट को देखकर मैंने ब्लैंक चेक के बारे में आपसे कहा था। कंटेन द क्रॉस चेक, अगर क्रॉस चेक है तो एंडोर्समेंट एंड पेबल टू द बेरर ऑल्दो ओरिजिनली पेबल टू ऑर्डर, यानी कि बेरर निकाल सकता है, लेकिन अगर क्रॉस चेक है तो कहीं ना कहीं ओरिजिनली पेबल टू ऑर्डर, यानी कि ओरिजिनली उसी को पे किया जाएगा जो ऑर्डर जिसके नाम का चेक है। ठीक है, कॉन्वर्जेशन ऑफ एंडोर्समेंट एंड ब्लैंक इनटू एंडोर्समेंट एंड फुल, एंडोर्समेंट एंड ब्लैंक और एंडोर्समेंट एंड फुल ये मैंने ये भी आपको बताया है, तो सेम सेक्शन रिपीट है बस। ठीक है, एंडोर्समेंट फ्रॉम part sum due. No writing on negotiable instrument is valid for the purpose of negotiation. Such writing purports to transfer only the part of amount appearing to be on the instrument. कि जो भी writing negotiable instrument में इसको negotiation को writing जो भी writing होती है, जो part amount होता है जो कि appear करता है कि instrument पे आपको दिख रहा है, तो जो भी अमाउंट होगा वो पार्टली पेड किया जाएगा, दैट एंडोर्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जो को इंडोर्स किया जाएगा, नेगोशिएटेड फॉर द बैलेंस, यानी कि आप जो इंस्ट्रूमेंट आधे के लिए आप ले लोगे, जो बाकी का होगा उसके लिए आप नेगोशिएट करोगे कि भाई बैलेंस अमाउंट तो चाहिए ना, वो कौन लेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट डिलीवर ओनली नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट बाय द डिसीज्ड, मरने वाले की बात की जा रही है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज जो उसके मर चुका है cannot negotiate by delivery only on a promissory note or a check payable to the order endorsed, the disease may not be delivered. ठीक है, by the disease may not be, वहां पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कैन नॉट बाय डिलीवरी, यानी कि वो नहीं कर सकता, नेगोशिएट नहीं कर सकता जो कि डिजीज पर्सन ने ये किया हुआ है, क्योंकि बिल पेमेंट तो पेमेंट है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन बाय अनलॉफुल मींस एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन, इसको आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है ना, अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर लॉस्ट है, गुम हो चुका है, और ऑब्टेन फ्रॉम एनी मेकर और एक्सेप्टर होल्डर, ऑफेंस बाय फ्रॉड हुआ है, अनलॉफुल कंसिडरेशन होता है, नो पोजेसर है, एंडोसी है, क्लेम कर सकता है जो पर्सन हु फाउंड और सो ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट इज एंटाइटल्ड, जिसको मिला वो ऑब्टेन करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, और मेकर और एक्सेप्टर जो भी होगा प्रायर टू सच होल्डर, यानी कि इसके पहले वाले होल्डर की बात कीजिए, अनलेस अगर वो पोसेसर है जो क्लेम कर रहा है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, चलिए, इन इन इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड आफ्टर द डिसऑनर और ओवरड्यू, जो भी होल्डर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जिसने अक्वायर किया है, ठीक है, उसको मिला है आफ्टर डिसऑनर, वेदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, या तो नॉन पेमेंट है, और आफ्टर मेच्योरिटी की बात की जाइए तो अदर पार्टीज जो भी होगी अकोमोडेट अकोमोडेट करेगी, यानी कि अकोमोडेशन होगा इस चीज का नोट और बिल में। तो प्रोविजो क्या बोलता है, कोई भी पर्सन जो कि गुड फेथ में कंसिडरेशन करता है और उसकी आफ्टर मेच्योरिटी प्रोमिसरी नोट किया और एक्सेप्ट कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि कुछ बिना किसी कंसिडरेशन के, तो पर्पस जो अनेबल करेगा सम पार्टी टू रेज मनी, उस पार्टी को रेज करना पड़ेगा, पैसा तो चाहिए ना, तो रिकवर कर पाएगा जो भी प्रायर पार्टी से, क्योंकि उसके पास से तो नहीं करेगा, वहां से तो कंसिडरेशन की नहीं, तो किससे करेगा, जो प्रायर पार्टी होगी उससे कंसिडरेशन के थ्रू ये करेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन में देख लेते हैं, द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज हु हैड एक्सेप्टेड द डिपॉजिटेड बाय द ड्रॉ सर्टेन गुड्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। मैं आपको बता दूं कि जो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि मैं आपको ये बोलती हूँ कि कोलैटरल,
कोलेटरल का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बताएगा कि कोलेटरल का मतलब क्या होता है? यानी कि रीपेमेंट ऑफ लोन की बात की जा रही है, सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो। ठीक है, कोई भी समझो एक ये है, कैब ड्राइवर है एग्जाम्पल, उसने अपने आप को एंगेज किया किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो जो भी चीज हुई थी वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर तो लागू हो जाएगी ना। ठीक है, वैल्यूएबल एसेट हो सकता है, कार हो सकती है ना, कार हो सकती है, होम हो सकता है। तो कोलेटरल अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूएबल एसेट की भी बात कर रहा है। ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू वैल्यूएबल एसेट। With the power to sell the goods, proceed discharge the it for not paid at maturity, यानी कि डिस्चार्ज हो गया क्योंकि उसने मेच्योरिटी की डेट पे नहीं पे किया है। The bill not having been paid at maturity, the drawer sold the goods to retain, endorses the bill of A, A's title to the subject of the same objection of drawer's title। ठीक है, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो नेगोशिएट किया जा सकता है जहां पर एक्सेप्ट एक्सेप्ट छोड़ के by the maker, drawee, except after maturity until the payment of satisfaction by the maker, after the maturity not पेमेंट और सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जो एक्सेप्टर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसने जो एक्सेप्ट किया है डिपॉजिट जो कि ड्रॉवर से कुछ सर्टेन गुड्स है, कोलेटरल सिक्योरिटी जिसको मैंने आपको वैल्यूएबल सिक्योरिटी बता दिया, कार भी हो सकता है, होम भी हो सकता है, एनी सिक्योरिटी हो सकता है। ठीक है, गुड्स अप्लाई किया जाएगा अगर उसको डिस्चार्ज करना है बिल को, जो कि वर नॉट पेड एट मेच्योरिटी, मेच्योरिटी जब होनी थी तब नहीं पे किया गया था। तो जो बिल नहीं पे किया गया था मेच्योरिटी, तो ड्रॉअर क्या कर सकता है, गुड्स को सेल कर सकता है, रिटेन कर सकता है, बट एंडोर्सेस द बिल टू ए, बिल बिल देता है तो ए का जो टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट होगा कि सेम ऑब्जेक्शन क्योंकि ड्रॉअर के टाइटल का होगा। चलिए, आई होप पार्ट 2 आपको समझ में आया। आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है, आपको कोई भी डिफिकल्टी है मुझे इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी। आपका एग्जाम का क्लियरेंस इज माय मेन फंडा, सो कीप गोइंग, कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्ते।